हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने जीन पियाजे थ्योरी पढ़ी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट 1। तो आज हम करेंगे उसी का ही पार्ट 2, जिसमें हमने पहले प्रीवियस देखते हैं प्रीवियस क्या क्या पढ़ा था। हमने संज्ञान संरचना पढ़ी थी, उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ बालक की ये पढ़ी थी, स्कीम पढ़ी थी, एसिमिलेशन आत्मसात पढ़ा था, एकोमोडेशन व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने जीन पियाजे से रिलेटेड स्टेजेस पढ़ी थी, जो उसने 4 स्टेजेस बताई थी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें से हमने केवल 2 स्टेज पढ़ी थी, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे अब इसके जो लास्ट था, जो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज जो थी, उसमें हमारा लास्ट के 2 टॉपिक रह गए थे, मैं भूल गई थी, तो मैं अब बता देती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो पहले हम करते हैं जो पिछले 2 पॉइंट रह गए थे हमने, विपरीत सोचने की क्षमता। मतलब जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, 2 से 7 साल की एज में होता है, तब उसमें एबिलिटी आ जाती है रिवर्स सोचने की, कि अगर ये ऐसे होता है तो अगर ऐसे ना हो तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इस टाइप से सीख जाता है बच्चा। उसके बाद में सेल्फ सेंटर्ड बनता है बच्चा, अहमवादी बन जाता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। मतलब कि मेरा है, मेरा सामान, मेरा ये, मेरा वो, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। सेल्फिश भी कह सकते हैं हम इसको, जो अपने तक ही सीमित रहे, अपना सबसे पहले देखे, दूसरों का बाद में देखे, इस टाइप से। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्थूल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बच्चा है, ये जो स्टेज होती है पहले तो 7 से 12 साल, कहीं कहीं पे 7 से 11 साल भी दी हुई है, ये होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है यही है, बच्चा अभी हमने सेकंड में क्या पढ़ा था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने पढ़ा था कि जो बच्चा अतार्किक तार्किक चिंतन करता है, मतलब बेफिजूल की चीज़ें सोचता तो है लेकिन बेफिजूल, ज़्यादा तार्किक नहीं होते। लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में निकल कर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तब बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर जाता है, प्रत्येक वस्तुओं तक सीमित हो जाता है, मतलब ज्ञान ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में। क्या होता है फिर, तुलना करना सीखता है, अंतर करना, समानता असमानता इनके बारे में सीखता है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है कंक्रीट जो है मतलब कि चीज़ें सोचना, थिंकिंग करने सीख जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं इसको हम। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने में योग्य हो जाता है। मतलब उससे पहले सेकंड स्टेज में बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है, इतना नहीं पता होता उसको डे और डेट के बारे में, टाइम के बारे में। लेकिन जब 7 साल के ऊपर आ जाता है, 12 साल तक, मतलब कि जब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है बच्चा, 3rd स्टेज में, तब वो डिफरेंस करना, तारीख समय इन सब का भी ज्ञान उसको मिल जाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे उत्क्रमणीय शीतलता पाई जाती है बच्चे में, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, या फिर किसी भी चीज़ का जवाब देना, ये सब चीज़ें, मतलब एक्टिव हो जाता है बच्चा ज़्यादा। उसके बाद में भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था भी सही है, भाषा का नॉलेज मिलती है, भाषा का ज्ञान हो जाता है बच्चे को, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे अब जो 4th है हमारा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है ये 12 के बाद, कहीं कहीं पे 12 के बाद तक दे रखी है, और कहीं पे 11 से 15 तक दे रखी है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसका फर्स्ट पॉइंट है ये है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी बन जाता है। मतलब बच्चे में मैच्योरिटी अच्छी तरह से आ जाती है पूरा, हाँ। और बच्चा जो है अब चिंतन जो है अमूर्त, मतलब कि एक तो होता है बोल के बता के, एक होता है मन मन में, मतलब गहराई से सोचना, ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाती है उसकी। तार्किक चिंतन हमने पढ़ाई था, करना आ जाता है। इस अवस्था को पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट पूरी हो जाती है बच्चे की।
परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, इमेजिनेशन ज़्यादा पाई जाती है इस एज में बच्चे में। नेक्स्ट करेंगे एजुकेशन यूटिलिटी एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ पियाजेज थ्योरी। जीन पियाजे की शिक्षा के योगदान। जीन पियाजे ने शिक्षा में क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जो हमारा ये पॉइंट है इसको करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अध्यापक अपने आप को विद्यार्थियों के स्थान पर रखे। इसमें मतलब ये है कि शिक्षा में किस तरीके से हम इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से बच्चों को इस थ्योरी का यूज़ करके पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में है ये। सिंपल कहे तो अध्यापक अपने आप को विद्यार्थियों के स्थान पर रखेगा, मतलब कि थिंकिंग करने की बात हो रही है, बच्चा क्या सोच रहा है, तो जो टीचर है वो पहले बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर सोचने की कोशिश करेगा कि वो क्या सोच रहा है, बच्चा क्या सोचना चाहता है, या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ है इस पॉइंट में। इसे साक्षात प्रश्नावली निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण मतलब बच्चों को नोटिस करना, ये सब। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें है अध्यापक को चाहिए कि वो छात्र को स्वयं सीखने दें, उन्हें अपने अधिगम को स्वयं संचालित करने दें। इसका मतलब यही है कि जो टीचर है वो कोशिश करेगा कि बच्चा खुद ही लर्निंग करे, उसकी जो लर्निंग है वो खुद ही हो, सिर्फ उसको गाइड किया जाए, बाकी बच्चा खुद ही सीखे, उसकी खुद ही अपनी लर्निंग को संचालित करे। उसके बाद में है नेक्स्ट जो है करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट है बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उनके सीखने समझने के निर्माण का अलग अलग ढंग होता है, अतः उन्हें सुविधाएं देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए। यही है, बच्चे को बुक्स वगैरह प्रोवाइड की जाए, एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट दिया जाए। स्कूल से अच्छा कोई इन्वायरमेंट होता नहीं है, तो बच्चे को अच्छे स्कूल में मतलब कि एक अच्छी क्लास दी जाए, मतलब डिसिप्लिन में बच्चे हों, मतलब एक अच्छा पढ़ने वाला इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड किया जाए, बुक्स प्रोवाइड की जाए, अच्छी गाइडेंस दी जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी बच्चा खुद सीखेगा। मतलब सब बच्चों का अब अलग अलग ढंग होता है सीखने का, अलग अलग ढंग मतलब कोई सिर्फ एक बार पढ़कर समझ जाता है, कोई बार बार, तो हर किसी का अलग अलग है, तो टीचर को उसी के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इंडिविजुअल लर्निंग करानी चाहिए बच्चे को। उसके बाद में छात्र को जितना अधिक करके सीखने का अवसर मिलेगा उसका ज्ञान उतना ही अधिक होगा, मतलब डूइंग विद लर्निंग। मतलब कि यही है कि बच्चे को करा के सिखाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले जाओ बच्चा कर लेगा, नहीं, बच्चे को कराना है कि तुम खुद करो, वो तब सीखेगा अच्छे से। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो पियाजे हैं वो बोलते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है या जो मानसिक विकास है वो निरंतर चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज बच्चे को पढ़ाना छोड़ दिया या फिर ये चीज़ नहीं सिखाई, फिर अब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको सिखा देंगे तो उसको सब कुछ ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बच्चा है वो निरंतर ही सीखेगा, उसको एक बार में नहीं, उसको जल्दी मतलब कि धीरे धीरे सब कुछ कंटिन्यूसली सिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई फटाफट से एक बार में सब कुछ सिखा देंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें भी यही है कि जो बालक है, बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान के तहत होता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण मतलब पहले टीचर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चे को कि हाँ भाई उसका लेवल क्या है। ये अब हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता है, कोई किसी की फास्ट लर्निंग होती है, किसी की स्लो लर्निंग होती है। अब फास्ट वाले को स्लो के लिए नहीं बिठा सकते और स्लो वाले लर्नर को फास्ट वाले के लिए नहीं बिठा सकते। तो पहले अध्यापक को एक ग्रुप मतलब टाइप में बना देना है कि हाँ भाई ये बच्चे एक टाइप के हैं, ये एक टाइप। उसके बाद में उनकी स्टडी, उनकी मानसिक विकास अवस्था का निर्धारण हो गया। अब एक प्लानिंग करनी है कि उनको किस तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद में तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता का बढ़ाने का मतलब कि यही है, उनकी रीजनिंग अच्छी करनी चाहिए। बच्चे की रीजनिंग अच्छी होगी तो बच्चा वैसे ही अच्छी तरह मतलब हर चीज़ें सोल्व कर पाएगा, थिंक अच्छी तरह से कर पाएगा मोस्ट।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है बच्चे को गलती करने और उसमें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। यही है कि मतलब कि बच्चा अगर गलती करता है तो वो खुद करे। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ उसको सिखाई जा रही है तो उसको बोलो कि वो खुद करेगा, तो वो खुद करेगा। तो उसमें कुछ गलतियाँ करेगा तो उसको बोला जाएगा कि खुद ही सुधारो इसको। हाँ, जब बिल्कुल नहीं होता है तब टीचर्स की हेल्प ले। उसके बाद में शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। मतलब कि यही है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाए, बोल कर लिख कर इन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे, एक चार्ट है ये छोटा सा, इसको करेंगे प्याजे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। प्याजे का सिद्धांत है ये, पूरा का पूरा दे रखा है। जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी को ही देखेंगे हम। एक छोटा सा मतलब कि समरी है ये, एक वो देखेंगे, ठीक है। तो जो प्याजे का सिद्धांत है वो 2 पार्ट्स में है। पहला है संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 4 स्तर है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट जो है सिद्धांत के अनुसार चिंतन और भाषा का विकास बालक के अनुसार प्रत्यक्षीकरण और क्रियाओं के आधार पर किया जाना जा सकता है। यही है कि ये दूसरा जो है पार्ट इसमें यही है कि भाषा का विकास होना चाहिए बालक के अनुसार, प्रत्यक्षीकरण क्रियाएं एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसके किया जाना चाहिए। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही था। अब जो नेक्स्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट था उसका संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। वही सेंसरी मोटर स्किल्स है। पहली तो सेंसरी मोटर स्किल्स में क्या दे रखा है, ये सेंसरी मोटर स्किल्स, इसमें यही है, एज दे रखी है 0 से 2 ईयर्स, जब बच्चा बर्थ करता है तब से लेके 2 साल तक। इसमें बच्चा चिंतन से देखना, सुनना, छूना, चखना, चलना आदि और इंद्रिया सेंसरी जो उसकी वो है उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं, देखना, ये सब चीज़ें वो करना सीख जाता है। उसके बाद में सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा भाषा का विकास होता है, संकेतों को समझने लगता है, साइन लैंग्वेजेस साइंस को समझने लगता है। अगर टीचर बोलते इधर देखो तो वैसे मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा एक्टिवली समझता है। उसके बाद में भावनाएं, फीलिंग्स उसमें थोड़ी डेवलप होने लग जाती है, ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है। विचारों को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है। कुछ चीज़ें जिसमें उसको, जैसे कि कुछ भी थिंकिंग है या कुछ देखना है, कुछ भी समझने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थर्ड जो स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें भी यही है, एज 7 से 11 साल की होती है ये। इसमें आत्मकेंद्रिता की जगह लोगों आत्मकेंद्रिता, वही बात है, आत्मकेंद्रिता का मतलब सेल्फ सेंट्रेड बच्चा बन जाता है, अपने में रहना ज़्यादा पसंद करता है, अपनी चीज़ों से प्यार करता है, ठीक है। और विभेदीकरण, डिफरेंस करना सीखता है, समानता, दूरी, इन सब में चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को करेंगे हम। इसमें अमूर्त चिंतन आता है, सामाजिक समस्याओं को समझना सीख जाता है, पहचानना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, रीजनिंग, ये सब चीज़ें उसकी अच्छी हो जाती है। सब चीज़ों को करना वो सीख जाता है। अब जो नेक्स्ट है ये देखेंगे हम। जो नेक्स्ट है ये है फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास को। कौन कौन से? हेरिडिटी, जन्मजात, बच्चा आपका कोई बच्चा कैसा निकल जाए वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी। न्यूट्रिशन, अगर बच्चा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता नहीं है, पढ़ाई में तो कॉमन सी बात है वो इतना अच्छा नहीं, न्यूट्रिशंस की कमी होगी। सेंसरी डेवलपमेंट, उसकी सेंसरी डेवलपमेंट से सुनना, ये सब सुनना, देखना, ये सब अगर वीक होगा तभी बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस पर। इंटेलिजेंसी, किसी प्रॉब्लम को कितने टाइम में सोल्व करना है, कोई बच्चा बहुत जल्दी सोल्व कर लेता है, कोई बच्चा बहुत धीरे से सोल्व करता है, तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। मैच्योरिटी, कोई बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कोई बच्चे होते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को इफ़ेक्ट करेंगे। उसके बाद में इन्वायरमेंट है, फैक्टर्स है, ये भी इफ़ेक्ट करेगा।
एनवायरमेंटल फैक्टर, फैमिली जो है ये भी बच्चे की स्टडी से रिलेटेड कुछ भी है, उनका चलना फिरना जितना भी हमने पढ़ा उन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकती है। खेलना, अगर बच्चा नहीं खेलता है तो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, अगर जो बच्चे खेलते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। इंटरेक्शन, जो बच्चा ज़्यादा घुल मिल कर रहता है उसमें सोशल ज़्यादा बनता है। वो जो बच्चा घर घर में रहेगा, जिनके पेरेंट्स ही निकलने नहीं देंगे उनको, बच्चा ज़्यादा सोशल भी नहीं होगा। उसके बाद है रोल ऑफ पेरेंट्स इन डेवलपमेंट। अब पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लर्निंग विद म्यूज़िक, मतलब ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग करो विद म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक भी सीखो, बच्चों के साथ खेलना। जितने पेरेंट्स एक्टिव होंगे, उनको जितना एक्टिव रखेंगे तो बच्चा उतना ही एक्टिव बनेगा। क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले फैमिली से ही सीखता है, बाहर तो वो बाद में ही जाएगा। पहले तो जो फैमिली का एनवायरनमेंट होएगा वही चीज़ उसको इफ़ेक्ट करेगी ना सबसे पहले। इनकरेज ऑफ रीडिंग, अब बच्चा बाहर जाके कोई इसको इनकरेज करे, टीचर इनकरेज करे कि तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर पेरेंट्स बोलते हैं तो बच्चे पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो यही चीज़ें इसमें दे रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, हम करेंगे इसकी आलोचनाएं हैं कि अब जीन पियाजे की जो है ये तो हमने सब पढ़ लिया, अब उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्या क्या आलोचना है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बच्चे की क्षमताओं को कम आंकना। इसमें ये है कि जीन पियाजे ने बच्चे की क्षमताओं को कम आंका है, ये इसकी आलोचना में बताया गया है। नेक्स्ट है पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में विभाजित करा है, जो हमने पढ़ा था। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होगी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल, ये सब स्टेजेस थी। तो इसमें क्या उसने कम आंका है, जो कि एक प्रश्न है। बहुत से वैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास को अधिक सतत प्रक्रिया मानते हैं, मतलब कि कंटिन्यूस मानते हैं, लेकिन इसने उन 4 स्तरों में बांटा है, मतलब इस तरीके से दिखाया गया। ये इसकी कमियां हैं। किसकी कमियां हैं? ये जो जीन पियाजे ने जो थ्योरी बनाई है उसमें कमियां जो दिखाई गई हैं वो हैं ये। ठीक है। थर्ड जो है ये है पियाजे सामाजिक अंतः क्रियाओं का महत्व देते हैं। सामाजिक अंतः क्रियाएं मतलब जो भी सोशल है उन सब की बताए गए, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, परंतु इन्होंने सामाजिक समूह, सांस्कृतिक, बच्चों का प्रभाव पर ज़्यादा ध्यान दिया है। यही है कि उन्होंने क्या बोला, इस पर ध्यान तो दिया है, महत्व तो दिया, परंतु इन्होंने सामाजिक समूह, जो सोशल जो ग्रुप बनते हैं, और संस्कृति का बच्चों पर प्रभाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया, इतना ध्यान किसने दिया है? वाइगोस्की ने, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और बालक के विकास पर प्रभाव डालता है, जो कि अब जाहिर सी बात है, जो पियाजे जी है उन्होंने क्या किया, सोशल, सामाजिक और संस्कृति पर बच्चे पर इतना इफ़ेक्ट दिखाया नहीं हुआ, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे पे। सबसे ज़्यादा सोशल और जो उसका कल्चर है उसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन जो पियाजे है उन्होंने अपनी थ्योरी में इसको ज़्यादा नहीं दिखाया है। तो यही इसकी आलोचना है। उसके बाद बस यही है। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी है, इसकी हमने एक छोटी सी समरी भी देख ली चार्ट के थ्रू। इतना हमने सारा का सारा पढ़ भी लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके। तो अगर आपको वीडियो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोबारा बोलूँगी, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को शेयर करना। ओके, थैंक यू।